हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये हमारी यूपी ट्रिपल एस सीपैट की हिस्ट्री की सीरीज का 20वां वीडियो है। इसके पहले वीडियोज़ में हमने जो है मुग़ल काल तक की हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ रखी है। हमने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मुग़ल काल की एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी जो है कला और साहित्य के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप एक बार उसको देख लें और उसके बाद इस पर आएँ। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मराठा साम्राज्य जो है बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में जो है, महाराष्ट्र, गुजरात और थोड़ा कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ एक राजपूत साम्राज्य था। ये साम्राज्य जो है शिवाजी के नेतृत्व में उभर कर सामने आता है और आगे चलकर शिवाजी के मृत्यु के पश्चात जो है पेशवा शक्ति जब उभरती है तो उस समय इसका पीक दिखाई देता है। तो हम इस वीडियो में जो है इस पूरे सारे मराठा साम्राज्य को कम्प्लीटली एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिवाजी। तो शिवाजी जो है इनका जन्म 1627 में होता है शिवनेरी के किले में। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनके संरक्षक और प्रारंभिक गुरु जो कहा जाता है वो कोंडदेव जी थे और इनके गुरु जो हैं आध्यात्मिक गुरु ये रामदास माने जाते हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम साईबाई था, दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई था और कुल मिला के जो है इनकी 7 पत्नियां थीं लगभग। इसके बाद फिर देखा जाता है इनके सैन्य अभियानों के बारे में। तो सबसे पहले जो है इन्होंने सैन्य अभियान प्रारंभ किए थे। ये बीजापुर का शासक था आदिल शाह, इसके खिलाफ में सबसे पहले इन्होंने सैन्य अभियान अपने प्रारंभ किए थे। उसके बाद में इनके किलों के जीतने के क्रम को देखते हैं। तो 1643 में इन्होंने सिंहगढ़ के किले को जीता, 1654 में पुरंदर के किले को जीता, फिर 1659 में अफजल खान जो कि बीजापुर का शासक था इसको हराया और इसकी हत्या जो है इन्होंने बाघनक नाम के एक गुप्त हथियार से करी हुई थी। इसके बाद 1663 में इन्होंने शाइस्ता खां को हराया। दरअसल ये शाइस्ता खां जो था ये औरंगजेब का मामा हुआ करता था और इसको इन्होंने हरा के मुग़ल से, जो उस समय मुग़ल शासक था औरंगजेब, उससे दुश्मनी मोल ले ली। उसके बाद में सूरत की प्रथम लूट जो है ये 1664 ईस्वी में होती है और इसके बाद 1665 में आते आते क्या होता है, इनको संधि करनी पड़ जाती है मुग़लों के साथ और मुग़लों की तरफ से संधि करने में रहते हैं ये कछवाहा राजा जय सिंह और इधर जो है मराठा की तरफ से आपके शिवाजी। तो ये दोनों के बीच में वो होता है, संधि होती है और इस संधि के फलस्वरूप क्या रिजल्ट निकलता है कि शिवाजी को 35 किले जो हैं इन्होंने टोटल जीते थे, उसमें से 23 किले उठा के इनको मुग़लों को देने पड़े। और इसी के जस्ट अगले वर्ष 1666 में जो है औरंगजेब के द्वारा ये धोखे से बंदी बना लिए जाते हैं और उसी साल में किसी तरीके से वो वहाँ से बच के भाग निकलते हैं। फिर जो है 1670 में इन्होंने सूरत की दूसरी लूट करी थी। 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। उसमें जो है इस राज्याभिषेक में इन्होंने क्या किया था, इसी राज्याभिषेक के पश्चात जो है इन्होंने सोयराबाई से शादी करी थी, इन्होंने अपने दूसरी पत्नी से शादी करी थी और इनके जो है इसमें पंडित जो थे जिन्होंने राज्याभिषेक करवाया था ये थे पंडित गंगा भट्ट। ये बनारस से गए थे इनका अभिषेक कराने के लिए, राज्याभिषेक कराने के लिए। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तो पूछा गया है एक आध बार, कभी कभी याद रखेंगे आप लोग। 1678 में इन्होंने कर्नाटक का अभियान किया और इनका अंतिम आक्रमण जो है ये जिंजी का किला साबित हुआ। इसके पश्चात इनकी मृत्यु जो है ये 3 अप्रैल 1680 को हो जाती है। फिर बढ़ते हैं प्रशासन की ओर। तो प्रशासन में सबसे पहले देखा जाता है अष्टप्रधान। तो शिवाजी के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि अष्टप्रधान निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में हुआ करते थे। तो ये शिवाजी के दरबार में हुआ करते थे। इनके 8 मंत्रियों का समूह हुआ करता था। इनके 8 मंत्री कौन कौन से होते थे? पेशवा यानी कि ये प्रधानमंत्री होता था, अमात्य, सुमंत, चिटनिस, सेनापति, ये चिटनिस पत्राचार विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, सेनापति आप सभी को पता है, न्यायाधीश आप सभी को पता है, पंडित राव धार्मिक विभागों का हेड हुआ करता था और वाकिया नवीस इनका जो होता था ये गुप्तचर विभाग का हेड होता था। इसके बाद फिर देखते हैं इनके कर व्यवस्था के बारे में। तो ये अपने राज्य में चौथ का कर लेते थे, इनको अपने राज्य में ये जो कर लेते थे इसको चौथ बोला जाता था और ये 1/4 होता था टोटल जो आपकी अर्निंग हुई है उसका 1/4 ये लोग लेते थे। और फिर जो है ये बाहर के राज्यों से, जिन राज्यों पर मतलब ये अटैक करते थे और वहाँ पे उनके राजा से कर लेते थे, तो उनसे ये सरदेशमुखी नाम का एक कर लिया करते थे। उनकी रक्षा के लिए जो है उन पर अटैक ना करने के लिए कर लेते थे सरदेशमुखी। ये 1/10 होता था, एक मतलब 10वां भाग हुआ करता था टोटल राजस्व का। उसके बाद फिर देखते हैं इनके मृत्यु के पश्चात
इनके सक्सेसर्स कैसे कैसे होते हैं, तो इनके दो बेटे थे, एक का नाम था राजाराम और दूसरे का नाम था संभाजी। तो इनके जस्ट मृत्यु के बाद सबसे पहले तो राजाराम शासक बनते हैं, लेकिन फिर जो है संभाजी उसी साल में राजा बन जाते हैं, इनको किसी कारणों से हटना पड़ता है। तो संभाजी शासक बनते हैं, 1680 से 1689 तक ये शासक रहते हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है ये रायगढ़ में बनाई हुई थी, और ये आंतरिक कलह से बड़े परेशान रहते थे। इनके एक मित्र थे जिनका नाम था कवि कलश, ये इनके बहुत विश्वास पात्र थे और उनके दरबार में भी रहा करते थे। 1689 में इनकी औरंगजेब के द्वारा हत्या कर दी जाती है, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब का जो एक पुत्र था अकबर द्वितीय, मैंने उसके वीडियो में भी बताया था, इन्होंने उसको शरण दी थी, उसकी सहायता की थी। इसकी वजह से इनके और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है और इनकी हार के पश्चात इनकी हत्या कर दी जाती है। और इनके मृत्यु के पश्चात क्या होता है, राजा बनते हैं पुनः राजा राम। तो राजा राम जो है दोबारा से राजा बनते हैं, शासक बनते हैं वहाँ के मराठा के, और 1700 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी सतारा में बनाई हुई थी। और इनके मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इनका एक पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय नाम का, तो वो राजा बनता है, लेकिन वो बहुत अल्प वयस्क शासक था, बहुत बच्चा था, एक शिशु शासक था। वो शासन कर रहा होता है, लेकिन उसके संरक्षक के तौर पर असल शासन जो है उनकी माँ ताराबाई कर रही होती हैं। उन्होंने 1700 से 1707 तक शासन किया, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, चूँकि ये संभाजी के साथ युद्ध में क्या हुआ था, ये संभाजी तो मार दिए गए थे, इनके जो पुत्र थे, इनकी पत्नी वगैरह थी, इनको जो है कैद करके औरंगजेब लेके चला गया था और काफ़ी समय तक कैद में रखा था, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई थी। ये लोग कैद में ही थे। उसकी मृत्यु के पश्चात ये लोग वहाँ से छूटते हैं, तो शाहू जी वहाँ से छूट कर वापस आते हैं। और ये वापस आके जो है 1767 में जब छूटते हैं, तो खेड़ा नाम की एक जगह पड़ती है गुजरात में, तो खेड़ा में है इन्होंने ताराबाई का सामना किया युद्ध में, और ताराबाई को हरा के पुनः जो है शासन स्थापित किया 1707 में। और 1707 से 1749 तक जो है इन्होंने शासन किया। हालांकि इन्होंने जो है शिवाजी द्वितीय को भी शासन से बाहर नहीं किया, उनको भी एक अलग से छोटा एक राज्य दे दिया ताकि वो अपना शासन करते रहें। इसके बाद पेशवा पद जो है, पेशवा पद इसका एम्पावरमेंट या कह लें, इसका जो है इसको प्रभाव में लाने का श्रेय जो है ये शाहू जी को दिया जाता है, क्योंकि शाहू जी के ही शासनकाल में ये पेशवा पद की अहमियत इतनी बढ़ जाती है। क्या होता है, इनके काल में पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ ने कई काम ऐसे किए कि जिससे मराठाओं की ख्याति मतलब पूरे भारत में फैलने लगी। क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बनते हैं और 1720 तक ये पेशवा रहते हैं। इन्होंने दिल्ली में 1719 में संधि करी रफ़ीउद दरजाद के साथ, ही उस समय मुग़ल शासक हुआ करता था, उसके साथ में इन्होंने संधि करी। तो उस संधि में उसने शाहू जी को जो है मराठा शासक मान लिया, घोषित कर दिया। इसके बाद में 1720 में बालाजी विश्वनाथ जी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में पेशवा बनते हैं आपके बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 में पेशवा बनते हैं और 1740 तक के पेशवा रहते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में हैदराबाद के निज़ाम को, गुजरात को, मालवा को, इन सारे क्षेत्रों को जीता था। और उसके बाद जो पुर्तगाल वेस्टर्न कोस्ट पे जो है आपकी पश्चिमी घाट जो है इस पे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, लगातार खुद को मिलिट्राइज कर रहे थे, उन लोगों से भी ये संघर्ष करते हैं और उनको हराते हैं। फिर जो है बुंदेलखंड में एक बूढ़े बुजुर्ग शासक हुआ करते थे राणा छत्रसाल, इन्होंने इनसे मदद मांगी थी, और ये जो बाजीराव प्रथम थे इन्होंने जाके इनकी मदद करी। और वहीं पर इनकी मुलाकात जो है ये मस्तानी से होती है। मस्तानी दरअसल में एक नर्तकी थी, ये राजा राणा छत्रसाल के दरबार में रहा करती थी, और इन दोनों के बीच में जो है प्रेम संबंध हो जाता है बाजीराव प्रथम और मस्तानी के बीच में, और इससे जो है इनके पुत्र होते हैं शमशेर। फिर आगे देखते हैं, तो इसके बाद में पेशवा बनते हैं आपके बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बनते हैं और 1761 तक ये पेशवा रहते हैं। इनका वास्तविक नाम नाना साहेब हुआ करता था, और मराठा साम्राज्य में जो है सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार इन्होंने ही किया हुआ था। एक बात जो है इनके बारे में मैंने लिखना मैं भूल गया हूँ, एक संगोल की संधि होती है। इस संगोल की संधि में क्या होता है, राजा राम द्वितीय नाम के जो शासक हुआ करते थे, अभी तक जो है ये लोग पेशवा लोग शासक नहीं थे ऑफिशियली, ये ऑफिशियली प्रधानमंत्री की ही हैसियत से काम किया करते थे, और शासक जो हुआ करते थे ये उनके अंडर आते थे। जैसे बालाजी विश्वनाथ जो थे ये आपके शाहू जी के अंडर थे, और लगभग जो है आपका 1749 तक जो है ये शाहू जी के अंडर, ये जितने पेशवा हुए ये लगभग 1749 तक शाहू जी के अंडर रहे। उसके बाद में फिर आपके मराठा शासक बनते हैं राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय जो मराठा शासक बनते हैं तो उस समय पेशवा हुआ करते थे बालाजी बाजीराव। इन दोनों के बीच में संघोल की संधि होती है, और बालाजी बाजीराव ने उनको मजबूर कर दिया अपने सत्ता से हटने के लिए, और बालाजी बाजीराव यानी कि जो पेशवा का पद होता है उसको वास्तविक राजा पद बनाने के लिए जो है उनको उनके साथ में संधि करी, और
तब उनको छोड़ा। ये पेशवा का पद इस हद तक इनके काल में पावरफुल हो गया था। फिर देखते हैं 1751 में जो है इन्होंने बंगाल का जो शासक था अलवर्दी खां, इन्होंने उसको युद्ध में हराया। और फिर 1761 में इनका सामना होता है अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के तृतीय युद्ध में। इस युद्ध में क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठा जो थे मराठाओं को हराया। इस युद्ध में बालाजी बाजीराव का एक बड़ा पुत्र था वो, और इनके 2-3 भाई जो एक भाई इनके शमशेर हुआ करते थे मस्तानी के पुत्र, उन सब की जो है मृत्यु हो जाती है। और कई सारे जो मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे मराठा साम्राज्य के, ये भी इसमें मारे जाते हैं। तो इससे इनको बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है, बहुत बड़ा धक्का लगता है, और इसी गम में इनकी मृत्यु जो है 1761 में ही हो जाती है। तो इसके बाद में पेशवा बनते हैं आपके माधवराव। माधवराव 1761 में पेशवा बनते हैं और 1772 तक जो है ये पेशवा रहते हैं, लगभग 11 साल। क्योंकि जब ये शासन में आए तो इनके कंधे पे बहुत ज़्यादा भार था। ये पेशवा बनते हैं जब, तो उस समय में क्या था, इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और ये लोग एक बहुत ही तगड़े युद्ध में जो है डिफीट इनको मिली थी। और ये तय हो गया था इस युद्ध के साथ में कि मराठा जो है ये भारत की अगली महाशक्ति बन के नहीं उभर सकते। तो ये इतना निर्णायक युद्ध था आपका जो है पानीपत का तृतीय युद्ध। कहा जाता है इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध ने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन भारत पर राज करेगा, बल्कि इस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया कि कौन भारत पर राज नहीं करेगा। इसके बाद फिर माधवराव ने क्या किया, माधवराव चूँकि इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत थी, इसलिए ये बहुत अच्छे जिम्मेदार शासक भी बन के उभरे। ये जो है अपने शासनकाल में वापस आते ही हैदराबाद के निजामों को हराते हैं, हैदर अली को हराते हैं जो कि मैसूर का शासक हुआ करता था, और इन सबको चौथ देने के लिए मजबूर कर देते हैं। और फिर अगले कुछ वर्षों के बाद में इन्होंने 1772 में जो मुग़ल शासक हुआ करता था शाह आलम द्वितीय, इसको इन्होंने मराठाओं के संरक्षण में ले लिया, और उससे जो है काफ़ी हद तक एक बढ़िया टैक्स वसूलने लगे उसके संरक्षण के लिए। और इसी वर्ष में 1772 में इनकी टीबी से मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं, फिर इनकी मृत्यु के पश्चात बनते हैं नारायण राव पेशवा। और क्या होता है, एक रघुनाथ राव नाम का व्यक्ति होता है। रघुनाथ राव दरअसल कौन हुआ करता था, ये इन्हीं बालाजी बाजीराव का भाई हुआ करता था। ये भी एक काफ़ी अच्छा मिलिट्री लीडर हुआ करता था, लेकिन चूंकि ये कुछ षड्यंत्रकारी दिमाग का था, और इनकी मृत्यु के पश्चात इसको लग रहा था रघुनाथ राव को कि अब माधव राव की जगह, माधव राव इनके पुत्र हुआ करते थे, तो उनकी जगह जो है इससे लग रहा था कि मैं खुद ही शासक बनूंगा। लेकिन जब माधव राव शासक बन जाता है तो इनकी भावना इनके मन में ही रह जाती हैं। फिर जब इसकी भी मृत्यु हो जाती है तब तो इनके मन के अंदर जो है पेशवा बनने की जो इच्छा थी ये उबाल मार रही थी। तो नारायण राव पेशवा बन जाता है, फिर ये नहीं बनते हैं, और अब जो है इनके सर के ऊपर पानी जाने लगा। इनकी इच्छाएं मतलब अब एकदम पागल हो गई। तो इन्होंने क्या किया, ये नारायण राव की अपने भतीजे की जो है इन्होंने हत्या करवा दी, और नारायण राव की हत्या करके ये खुद पेशवा बन गए। अब लगभग 1775 के आसपास में ये पेशवा बनते हैं, 1772-73 के आसपास में। तो क्या होता है, इनके पेशवा बनने के साथ ही लोगों को पता चल जाता है कि इन्होंने जो है नारायण राव की हत्या करी हुई थी। तो लोग जो है, जो मराठाओं के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हुआ करते थे, इन्होंने इनको जो है वहाँ से हटाया। और श्रेष्ठ व्यक्तियों में दरअसल कौन हुआ करते थे, ये नाना फडणवीस करके एक बहुत ही श्रेष्ठ मिलिट्री लीडर हुआ करते थे। इन्होंने इसको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया, पेशवा पद से हटाया। और सवाई माधवराव जो है, ये नारायण राव का एकदम नवजात शिशु था, लगभग 40 दिन इसकी आयु थी। इसको जो है पेशवा बना दिया, और उसको पेशवा बनाकर शासन स्वयं किया। उसके संरक्षक बनकर जो है नाना फडणवीस ने स्वयं शासन किया, और बड़ भाई परिषद एक करके संस्था बनाई। उसमें काफ़ी श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे, वो इस सवाई माधवराव के बड़े भाई के तौर पे जो है उसकी रक्षा किया करते थे और उसका साम्राज्य चलाया करते थे। अब क्या होता है, क्योंकि इन्होंने बचपन से इस सवाई माधवराव को 40 दिन की उम्र से इसको कंट्रोल किया था, इसके शासन को चलाया था। तो जब ये बड़ा भी हो जाता है ये सवाई माधवराव, तो भी इसके फैसलों को बहुत ज़्यादा ये लोग अहमियत नहीं दे रहे थे, और इससे सवाई माधवराव परेशान हो जाते हैं, और अंत में उन्हें बहुत हीन भावना प्रतीत होती है, फील होती है। और इससे ये 1795 में क्या करते हैं, ये आत्महत्या कर लेते हैं। फिर क्या होता है, अब इनकी आत्महत्या करने के बाद फिर क्या होता है, क्योंकि रघुनाथ राव को जब यहाँ पे गद्दी से हटाया गया था, तो इतने षड्यंत्रकारी दिमाग का व्यक्ति जो अपने भतीजे तक को नहीं छोड़ रहा है, उसकी हत्या करवा दे रहा है, वो शांत तो बैठेगा नहीं। तो ये रघुनाथ राव पहुँच जाते हैं अंग्रेज़ों के पास में। ये अंग्रेज़ों के पास में पहुँच जाते हैं लगभग 1775 के आसपास में, और उनसे मदद मांगते हैं कि आप लोग चलिए और आप लोग चल के जो है मुझे पेशवा बनाने में मदद करिए। तो वो लोग जो रहते हैं वो कहते हैं भाई हम क्यों करें। तो इन्होंने आपका जो सालसेट और बसाइन का एरिया था वो उनको देने की बात कही, और फिर उनको लालच में युद्ध में ले आए इनके मराठा के साथ में। तो फिर ये युद्ध वगैरह चल रहे थे, कुछ ये सारी चीज़ें चल रही थी। अंत में रघुनाथ राव हार जाते हैं। 1782 के करीब में जो है आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है,
और अंत में ये निर्णय निकलता है कि रघुनाथ राव वापस इन्हीं को सौंप दिए जाते हैं, मराठाओं को सौंप दिए जाते हैं। और कुछ क्षेत्र जो है मराठा अंग्रेज़ों को दे देते हैं थोड़ा सा, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, युद्ध रुक जाता है कुछ समय के लिए। फिर रघुनाथ राव के साथ में इनकी संधि होती है, जो आपके नाना फडणवीस हुआ करते थे। ये बैठ के उनसे पूछते हैं, भाई कि तुम चाहते क्या हो, अंत में तुम चाह क्या रहे हो, क्यों तुम इस तरीके से पीछे पड़े हो शासन के। तो उसने भी कहा हाँ यार, मतलब मैंने भी बहुत ज़्यादा ये सब कर लिया और अब मैं नहीं चाहता कि वापस से मैं पेशवा वगैरह बनूं। तो इसने ये बात कही कि मैं तो पेशवा नहीं बन पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र जो है बाजीराव द्वितीय, आप लोग उसको पेशवा बना दीजिएगा। तो इन्होंने भी कहा ठीक है, जब अगला पेशवा जो है ये तुम्हारा पुत्र ही होगा, बाजीराव द्वितीय होगा। इसके साथ में ये रिटायरमेंट ले लेते हैं रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर जो है बाजीराव द्वितीय जब ये आत्महत्या कर लेते हैं सवाई माधवराव, उसके बाद में बालाजी जो ये बाजीराव द्वितीय हुआ करते थे, इनको जो है 1795 में शासक बनाया जाता है। ये 1795 में शासक बनते हैं और लगभग कुछ टाइम को छोड़ के, कुछ बीच के समय को छोड़ के ये 1818 तक शासक रहते हैं। ये रघुनाथ राव के पुत्र थे। और 1802 में क्या होता है, जसवंत राव होलकर नाम के एक मिलिट्री कमांडर थे, ये मराठाओं के ही कमांडर थे। और इनके साथ में क्या होता है, इनका भाई जो है उनके साथ में इनका विवाद हो जाता है बाजीराव द्वितीय का, और इन्होंने उसको हाथी के पाँव के तले कुचलने का आदेश दे दिया। अब इससे एकदम जसवंत राव होलकर गुस्से में आ गए और उन्होंने तुरंत अटैक किया इसके ऊपर, बाजीराव द्वितीय को, और यहाँ से उसको उखाड़ फेंका, इनके शासन को उखाड़ फेंका, इनको खदेड़ दिया। और जो है इन्हीं के खानदान में एक व्यक्ति हुआ करते थे, विनायक राव, बाजीराव द्वितीय के ही, और विनायक राव को जो है इन्होंने पेशवा बना दिया। फिर ये भग के जाते हैं बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों के पास, जैसे इनके पिताजी गए थे रघुनाथ राव, ऐसे ही ये भी भग के जाते हैं अंग्रेज़ों के पास में 1802 में कि मुझे जो है शासन दिलाओ, शासन दिलाओ। उनके पास में पहुँचते हैं पेशवा बनाने के लिए। फिर ऐसे ही कुछ ये लालच में आते हैं, उनको लालच में चीज़ें देने का वादा करते हैं, जगह देने का वादा करते हैं। फिर से युद्ध होता है और 1805 में अंततः जो है बाजीराव द्वितीय दोबारा से शासक बन जाते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्ति के पश्चात। अब इन दोनों युद्धों से इनको ये लग रहा था कि ये तो बेवकूफ़ शासक है, बाजीराव द्वितीय जो है ये बेवकूफ़ शासक है। जब हम लोगों की मदद से ही इसको राजा बनना है, तो फिर मतलब हम क्यों राजा ना बन सकें, मतलब हम ही क्यों ना राजा बन जाएं। अंत में क्या होता है, ये लोग 1818 में इसको हरा देते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, और स्वयं मतलब ये जो पेशवा का पद हुआ करता था इसको समाप्त कर देते हैं। तो देखिए 3 मराठा युद्ध दरअसल होते हैं। सबसे पहला होता है 1775 से 1782, द्वितीय होता है 1803 से 1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है आपका 1817 से 18, और ये इसी युद्ध के साथ में आपका जो है ये मराठा का वो जो आपके पेशवा हुआ करते थे, इस पद का ही अंत हो जाता है। इनके बीच में कई सारी संधियाँ होती हैं जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग याद रखेंगे। आंग्ल मराठा संधि पहले युद्ध के दौरान कौन सी हुई थी, सबसे पहले सूरत संधि हुई थी, फिर पुरंदर की संधि, और अंत में सालबाई की संधि हुई थी। द्वितीय युद्ध के दौरान कौन कौन सी हुई थी, एक बसाइन की संधि, या इसी को वसीन की संधि भी बोला जाता है, ये 1802 में हुई थी। फिर है देवगांव की संधि, आपकी 1803 में हुई थी। फिर जो है तृतीय युद्ध के दौरान में 4 संधियाँ हुई थी। आपकी नागपुर संधि 1816 में हुई थी, ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी, और पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतिम चरण को जो है पिंडारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। पिंडारी जो है एक जनजाति हुआ करती थी जो मराठाओं के जीते हुए क्षेत्र में, जब वो किसी क्षेत्र को जीत लेते थे तो उसमें लूटपाट मचाते थे। अब चूँकि मराठा कुछ जीत नहीं रहे थे तो उनके पास में आजीविका का अपना कोई साधन नहीं था, तो वो भी जो है काफ़ी अंग्रेज़ों को परेशान किए हुए थे। तो उनके साथ में अंतिम संघर्ष जो है उन्हीं के साथ में होता है, तो उनको भी इस युद्ध में उन्होंने हराया हुआ था। तो इसी के साथ में आपकी जो है मराठा के संबंध में लगभग सारी ही चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी हैं इस वीडियो में। इससे बाहर आपका कुछ भी जो है पेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, तो आप लोग बेफिक्र रहें। इस वीडियो को आप लोग जो है एक बार अच्छे से देखें, इसके नोट्स बनाएं, और अंत में क्या करें, उसको बार बार रिवाइज करें। आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।